अपने आप से और जमाने से दूर भागती एक लड़की रीति, जिसकी जिंदगी उसकी माँ के हाथों में थी। मानो रीति उसकी माँ के लिए उसकी बेटी नहीं बल्कि कोई कठपुतली थी। रीति ने बचपन से अब तक अपने मन की सिर्फ एक बुक पढ़ी थी, द ग्रेट डिसीजन। रीति के मन में हमेशा इस बुक के बारे में चलता रहता था। जैसे वो चाहती थी वो इस बुक में लिखी हर बात को अपनी जिंदगी में सांसों की तरह भर ले। आज भी अपने बुक से भरे कमरे में रीति अपनी दोस्त खिड़की के पास बैठी किसी अनोखे सपने में खोई हुई मुस्कुरा रही थी। 22 साल की रीति का वो मासूम चेहरा कभी कभी ही खिलता था, मगर जब खिलता था तो गुलाब की तरह नहीं, कमल की तरह। रीति के कंप्लेन बॉक्स में दुनिया भर की कंप्लेन्स के बीच एक कंप्लेन ऐसी थी जो उसकी मूड को पूरी तरह से कचरा कर देती थी। जानते हो क्या? रीति, बस यही एक भयानक आवाज जो रीति की सपनों की दुनिया पर ग्रहण लगा देती थी। रीति का मुंह इस आवाज को सुनकर किसी मुरझाए हुए फूल सा हो जाता था। ये आवाज रीति के कानों में जा चुकी थी और गुलाब मुरझा गया था। हो गई तुम रेडी? यस मॉम। रीति सर झुकाकर बोली। तो नीचे नहीं आ सकती? अब इसके लिए भी इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा। ये जो भयानक आवाज थी और किसी की नहीं, मिस तारिका, मतलब खुद रीति की हिटलर माँ की थी। मुझे मिस्टर रॉय का कॉल आया था, वो लेट है आज, इसीलिए हम इस टाइम निकल रहे हैं। मगर पता नहीं अब उनका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। तारिका एक 22 साल की लड़की की माँ कहीं से नहीं लगती थी। रीति का चेहरा काफी हद तक अपनी माँ तारिका से मिलता जुलता था। वो दोनों अब सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे जा रही थी। रीति की फैमिली में टोटल 4 लोग थे। उसकी माँ तारिका, पापा अखिल और नानी सारंगा। देख तारिका, मैं कहे देती हूँ, मेरी बच्ची पर कोई प्रेशर मत डालना। मैं जानती हूँ वो सब ठीक करेगी। रीति की नानी सोफे पर बैठी हुई थी। जैसे ही उसने रीति और तारिका को नीचे आते हुए देखा, वो तारिका को समझाती हुई बोली, माँ आप प्लीज मेरे और मेरी बेटी के बीच में मत पड़ा कीजिए। मैं बहुत बार आपको बोल चुकी हूँ, अगर आप नहीं बदल सकती खुद को तो प्लीज अपने बेटे के पास चले जाइए। तारिका बाकी की सीढ़ियां उतरते हुए बोली, तारिका तुम्हारे जैसी बदतमीज औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम अपनी माँ की 2 बातें खुद भी नहीं सुन सकती और रीति पर जबरदस्ती का प्रेशर बनाए रहती हो। अखिल ने तारिका से कहा, रीति टाइम कम है, पैरों में मेहंदी नहीं लगी है ना तुम्हारे, जल्दी चलो। तारिका ने अखिल की बात को इग्नोर करते हुए कहा। रीति अपनी नानी और पापा के पैर छूते ही तारिका के कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। आज तुम्हें अपना सबसे बेस्ट देना है, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। मिस्टर रॉय मेरे अच्छे दोस्त हैं, उम्मीद है तुम कम से कम मुझे उनके सामने डिसअपॉइंट नहीं करोगी। तारिका की बात सुनते ही रीति का चेहरा परेशानियों से भर उठा, जैसे किसी ने उसे मौत के कुएं में उतरने का ऑर्डर दे दिया हो। तारिका और रीति दोनों ही अपने कार के साथ चिरंजीवी हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी। रीति इस हॉस्पिटल को बड़ी ही उदास आंखों से देखे जा रही थी, मानो वो हॉस्पिटल के सामने नहीं बल्कि फांसी के फंदे के सामने खड़ी हो। मुझे क्लिनिक पहुंचना है जल्दी, इसीलिए मैं अंदर नहीं जा सकती। हम पहले यहाँ आ चुके हैं तो तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और हाँ, इतना याद रखना, वहां अपनी शक्ल से ये 12 बजे वाली घड़ी उतार लेना, एक मैच्योर गर्ल की तरह दिखना। तुम किसकी बेटी हो जानती हो? हाँ? तारिका जैसे अपनी बेटी रीति को समझा नहीं, धमका रही हो। रीति किसी छोटे बच्चे की तरह सर झुकाए उसके सामने खड़ी थी। ये चेहरा ऊपर करो, तारिका ने दांत पीसते हुए रीति से कहा। रीति ने झटके से अपना चेहरा ऊपर किया। गुड, चलो जाओ, मैं चलती हूँ। गुड न्यूज मिलनी चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सोच लेना तुम। तारिका ने रीति को उंगली दिखाते हुए कहा। रीति तारिका की जाती हुई कार को देखती रह गई। गॉड प्लीज सब ठीक करना, रीति ने हाथ जोड़कर प्रे करते हुए कहा और हॉस्पिटल की ओर बढ़ गई। रीति जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर घुसी, वहां का सारा माहौल देखकर घबरा गई। सिया की नजर उस पर जैसे ही गई, वो रीति को पहचान गई। सिया उसके पास आकर बोली, तुम रीति हो? डॉक्टर तारिका की बेटी, यहाँ की नई इंटर्न ना?
जी मैम। सिया रीति को इस तरह हकलाता देख कंफ्यूज थी, जैसे उसे अपनी आंखों या कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। तुम तारिका मैम की ही बेटी हो ना? सिया ने सवाल किया। यस जी। रीति खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हुए बोली। ओह, तब तो तुमने बहुत कुछ सीखा होगा ना तारिका मैम से? सिया ने कहा। यस। तब ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। सिया रीति का हाथ पकड़कर ले जाते हुए बोली। पर मैम, रीति ने कहा, हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज चलो। सिया ने कहा और ऑपरेशन थिएटर में पहुंची। तुम्हें इस लड़की का ऑपरेशन करना होगा, सिया ने कहा। व्हाट? रीति चिल्ला उठी। ऑपरेशन थिएटर में हैदर और लूची पहले से ही मौजूद थे। वो दोनों ही काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उनकी नजर रीति पर गई, वो लोग उसे देखकर दंग रह गए। ये किसे पकड़ लाई बे? लूची हैदर के कान में धीरे से बोली। इतना तो मैं नहीं कांप रहा जितना ये लड़की कपकपाए जा रही है। हैदर ने अपना चश्मा ठीक करते हुए रीति को ऊपर से नीचे देखते हुए आश्चर्य से कहा, देखो रीति, तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत होती तो ये लोग हैं ना तुम्हारे पास। एक्चुअली सिचुएशन बहुत सीरियस है, तभी मुझे भी रिस्क लेना पड़ रहा है। कुछ देर में मिस्टर रॉय पहुंच जाएंगे, तब तुम लोग फ्री हो जाओगे। सिया ने रीति को मोटिवेट करते हुए कहा। तभी सिया का फोन वाइब्रेट हुआ। वो भागकर बाहर जाते हुए बोली, ओके मैं आती हूँ। ये कहाँ मर गया? लूची अनमोल का इंतजार करते हुए बोली। वो ब्लड लेने गया हुआ था। अगर ये मर गई ना लूची, तो समझो हम सबकी चिरंजीवी में जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। हैदर उस लड़की के पास खड़ा हुआ बोला, मैडम आप रेडी है ना? हैदर ने रीति को देखकर कहा। रीति रंजना को ही देखे जा रही थी। नो, मैं ही नहीं कर सकती। रीति डरी हुई सी बोली, यार इसकी हालत तो देख, कैसे सवाल कर रहा है तू? लूची अपने सर पर हाथ मारते हुए हैदर से बोली। तभी अचानक हैदर का ध्यान रंजना पर गया, जो उसका हाथ पकड़कर बोला, इसकी नर्व तो बहुत धीमे चल रही है यार लूची। तभी रूम में अनमोल आया। तुम लोग अब बस प्रे करो, हम जो भी करने जा रहे हैं उसमें सक्सेसफुल हो। तभी अनमोल की नजर रीति पर पड़ी और वो चौंका। डॉक्टर रॉय अपनी कार को तेज स्पीड से चलाते हुए आ रहे थे। वो किसी से चिल्लाते हुए फोन पर बोले, व्हाट? तुम पागल हो गई हो सिया? इंटर्न्स को ऑपरेशन करने बोल दिया? तुम्हें कुछ पता भी है ऑपरेशन क्या चीज है? बच्चों का खेल नहीं है ये। रोको उन लोगों को। मैं जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्हें बस इतना कहो कि वो लोग उसे किसी भी तरह मेरे आने तक जिंदा रखें। पर सर, सिया आगे कुछ कहती इसके पहले ही मिस्टर रॉय ने कॉल काट दिया। सिया भागती हुई ऑपरेशन थिएटर में पहुंची। तब तक उस रूम का दरवाजा बंद हो चुका था। ओह गॉड! सिया अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली। 2 घंटे बाद मिस्टर रॉय ने जैसे ही अपनी कार पार्क की, वो भागते हुए अंदर पहुंचे। वहां पहुंचते ही डॉक्टर रॉय की आंखें फटी की फटी रह गईं। मिस्टर रॉय, आपके हॉस्पिटल में शहर के जाने माने पॉलिटिशियन कार्तिक ठाकुर की बेटी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। क्या वो बच पाएगी? एक न्यूज रिपोर्टर भीड़ से लड़ते हुए अपना माइक रॉय के आगे करते हुए एक सांस में बोली। रॉय उन सबसे बचते हुए आगे बढ़े तो आदित्य ने उनका रास्ता रोकते हुए कहा, 2 घंटे से अंदर है रंजना। अगर उसे कुछ हुआ ना तो तेरे हॉस्पिटल को कब्रिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी डॉक्टर। आदित्य रॉय को उंगली दिखाते हुए बोला। रॉय ने आदित्य को गुस्से से घूरते हुए उसकी उंगली नीचे की और सिया की ओर बढ़ा। सर प्लीज आप अंदर जाइए, अभी तक कुछ पता नहीं चला वो लोग क्या कर रहे हैं। सिया घबराई और डरी हुई सी रॉय से बोली, अंदर वो लोग? ओह गॉड सिया, तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़े हैं क्या? उन लोगों को रोका क्यों नहीं? रॉय अपना सर पकड़ते हुए बोले, क्या तुमने उनके फोन बंद करवाए थे? रॉय ने तुरंत सिया से कहा, नो सर। सिया सोचते हुए बोली, थैंक गॉड। रॉय ने सुकून की सांस लेकर कहा, कॉल करो जल्दी। रॉय ने अपना फोन निकालकर सिया को देते हुए कहा। सिया के पसीने छूटने लगे। जैसे ही रॉय ने सिया के चेहरे पर पसीने की बूंदें देखी, वो कंफ्यूजन में बोले, क्या हुआ सिया तुम? सर वो, सिया ने कहा, देखो सिया, ये इस तरह डरने का टाइम नहीं है। जो भी है जल्दी बोलो प्लीज। रॉय बोले,
मेरे पास उनमें से किसी का नंबर नहीं है। सिया ने रॉय की आंखों में देखते हुए कहा। व्हाट? तुम सच में पागल हो चुकी हो सिया? मैं तुम्हें। रॉय अपनी मुट्ठी बीच कर बोले, अबे ए डॉक्टर, यही खड़ा रहेगा क्या? जल्दी जाना। आदित्य का एक डॉक्टर दोस्त रॉय के पास आकर धमकाते हुए बोला। मिस्टर रॉय ने उसको इग्नोर करते हुए कहा, किसी भी तरह उन्हें बाहर लाओ सिया। रॉय के दांत आपस में पिसने लगे थे। किसे किसे वापस लाना है? आदित्य ने आते हुए कहा, देखिए मिस्टर, आप प्लीज चुप बैठिए, हमारी टीम अपना काम कर रही है। सिया ने आदित्य से कहा, उसका बाप मेरे सर पर बैठा हुआ है, तुम लोग अपना काम ढंग से करो वरना अच्छा नहीं होगा। आदित्य रॉय और सिया को घूरता हुआ बोला, सब कुछ ठीक चल रहा है गाइस, बस थोड़ा और, उसके बाद हम लोग चिरंजीवी के हीरो होंगे। अनमोल अपना काम करते हुए बोला, कितना मीन लड़का है। लूची ने अपने ही आप में बोला, तुमने कुछ कहा लूची? अनमोल लूची से बोला, तेरी तो। लूची अपने हाथ में लिए इंजेक्शन को अनमोल पर मारने की कोशिश करते हुए बोली, ओहो स्टॉप इट गाइस। हैदर लूची और अनमोल को समझाते हुए बोला, यहाँ ज्यादा बातें नहीं करते हैं, मैटर सीरियस है, कुछ देर के लिए अपना अपना गुस्सा पी जाओ प्लीज। रीति, तुम जरा ऑक्सीजन लेवल ठीक कर दोगी? हैदर ने रीति की ओर देखकर कहा। रीति को जैसे होश आया। या रीति डरी हुई सी बोली, इसे क्यों काम दे रहा है यार, ये कहीं हमारी सारी मेहनत को पानी ना कर दे। लूची ने धीरे से हैदर के कान में कहा, कुछ लोग होते हैं जो थोड़े डर जाते हैं, बाकी उसने भी सेम पढ़ाई की है, इतना तो कर ही सकती है, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। हैदर ने अपना काम करते हुए लूची से कहा। तभी रीति का फोन वाइब्रेट हुआ, जो एक टेबल पर रखा हुआ था। लगभग 2-3 बार कॉल्स आ चुकी थी, पर किसी का भी ध्यान रीति के फोन पर नहीं गया। अनमोल ऑपरेशन टूल्स लेने आया और उसकी नजर रीति के फोन पर गई। उसने फोन देखते हुए कहा, ये किसका फोन है? तभी हैदर ने कहा, तुम ही देख लो ना भाई, या कट कर दो, हम बिजी हैं अभी। तब अनमोल ने फोन को हाथ में लेकर देखा तो बोला, शायद कोई अर्जेंट कॉल है, 4-5 मिस्ड कॉल है। तभी फोन फिर वाइब्रेट होने लगा। गुरु, उठाना पड़ेगा, अनमोल ने फोन को देखकर कहा और कॉल पिक करते हुए बोला, अभी हम लोग बिजी हैं, कृपया कुछ समय पश्चात कॉल करने का कष्ट करें, धन्यवाद। अनमोल अपनी ही धुन में बोलता गया और कॉल कट करके वापस वहीं छोड़ दिया। अनमोल वहां से जा ही रहा था कि तभी फोन फिर वाइब्रेट होने लगा। लगता है सुनामी आने वाली आज, अनमोल मजाक करता हुआ बोला और उसने फोन रिसीव किया। इस बार अनमोल कुछ कहता उसके पहले ही फोन से एक भयानक आवाज आई, दरवाजा खोलो जल्दी, मिस्टर रॉय आ गए हैं, अब आगे का केस वो हैंडल कर लेंगे। अनमोल ने जैसे ही फोन उठाया, सिया की भयानक आवाज उसके कानों में पड़ी। ओ सॉरी मैम, मुझे लगा। अनमोल आगे अपनी सफाई पेश करता उसके पहले ही सिया ने अनमोल की बात काटते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा ये बाद में बताना, पहले जो कहा है वो करो अभी। सिया दहाड़ती हुई बोली। तभी हैदर की आवाज अनमोल के कानों में पहुंची, ओह माय गॉड लूची। फोन की दूसरी ओर से सिया ने भी हैदर की ये घबराई हुई आवाज सुनी। अनमोल के साथ साथ सिया भी शॉक थी।